चीज को देखो और एंजॉय करिए, है ना। जितना हो सकता है पढ़ो बेटा, पढ़िए, मजा आ जाएगा सिर्फ पढ़ने से ही, है ना। तो क्या मेरी आवाज सभी को सुनाई दे रही है? बताओ भाई, बताइए एक बार बताइए तो सही। बताओ। क्लियर आवाज आ रही है क्या? और भाई बताओ प्लीज बेटा लोग। चलिए लाइव आ गए बेटा हम लोग। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का लेक्चर, है ना। गेट के लिए जो हमने नीव बैच चलाया है, उसी नीव बैच को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग करेंगे कुछ, मैं आपको बता देता हूं। इन्वेंट्री कंट्रोल चल रहा है, इंडस्ट्रियल का पार्ट है, इंडस्ट्रियल का बेटा पार्ट चल रहा है ये, तो आप लोग इसको देखिए, इंडस्ट्रियल, ठीक है। तो आज हम लोग करेंगे मॉडल नंबर 3 को। तो जैसे मैंने आपको बताया मॉडल नंबर 3 पढ़ेंगे इसमें, जो हर एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, और वो इतना इंपॉर्टेंट है कि जो अभी प्रीवियस में 5 डेज हुए एग्जाम को, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया है, डायरेक्टली। मैं वादा कर रहा हूं आपसे कि डायरेक्ट क्वेश्चन यहीं से ही बन के आता है। तो जितना हो सकता है उतना प्यार करिए बेटा, लाइक करिए, शेयर करिए, यही आपका प्यार है बस। मुझे इतना ही प्यार चाहिए आपका कि आप पढ़ो, लाइक करो और शेयर करो, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं। तो ये तो क्वेश्चंस की बात होगी। उससे पहले देखिए ये क्वेश्चंस है जो आपको मिल जाएंगे, और उन क्वेश्चंस को मैं फिर आपको अपकमिंग क्लासेस में कराऊंगा। ओके, तो अभी तक हमने क्या किया, हम लोगों ने अभी मॉडल 1 पढ़ चुके, हम लोग मॉडल नंबर 2 में जो हमने बेसिक ईओक्यू के मॉडल को पढ़ा है, ओके करेक्ट ना। दूसरा मॉडल हम लोगों ने पढ़ा है आपका प्राइस ब्रेकडाउन, बेटा प्राइस ब्रेकडाउन कर चुके हम लोग, ठीक है। थर्ड पढ़ेंगे जो आज हम पढ़ेंगे, आज टुडे वाला, दैट इज अ प्रोडक्शन मॉडल। इसको हम लोग पढ़ेंगे प्रोडक्शन मॉडल के रूप में, जहां पे आपका प्रोडक्शन होगा, या फिर कह दीजिए कंजप्शन मॉडल, दूसरा कह सकते हैं आप इसको कंजप्शन मॉडल। हेलो एवरीवन, ठीक है, कंजप्शन मॉडल के बारे में बात करते हैं। फोर्थ जो कल हम लोग पढ़ेंगे दैट इज शॉर्टेज मॉडल, कल की क्लास में, है ना। तो ये आपका बन जाएगा बेटा शॉर्टेज मॉडल के नाम से, करेक्ट ना। तो ये सभी मॉडल हम लोग पढ़ रहे हैं, फिर इसके बाद एक बार पढ़ लेंगे तो क्वेश्चंस लगाते हुए चले जाएंगे। इन सभी को आपको नोट डाउन कर लेना है, और जो कल की क्लास होगी उसमें मैं कराऊंगा शॉर्टेज मॉडल, अभी तक नहीं कराया, इसकी डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा। अभी तक किसी ने नहीं कराया डेरिवेशन, जो आपको हेल्प करेगी एस फाइंड आउट करने में। शॉर्टेज जो आपकी शॉर्टेज है उसको फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी ये डेरिवेशन। मैं होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि सर जितनी मेहनत कर रहे हैं डायरेक्टली क्वेश्चन, ये प्रोडक्शन मॉडल यूपीपीएससी 2021 का जो एग्जाम था 29/5/2022 को डायरेक्टली क्वेश्चन बन के आया प्रोडक्शन मॉडल से, गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। और कितना मार्क्स था बेटा? 3 मार्क्स, डायरेक्टली 3 मार्क्स था। और वहां पे आपको क्या था? अरे कुछ भी नहीं था, हम ये कैलसी ले जाते हैं ना गेट में, ये भी नहीं था वहां पे। बच्चे परेशान हो गए तो आपके बच्चों ने क्या किया, जो बच्चे पढ़ के गए हैं, मेहनत करके गए हैं, उन लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो आपके लिए यही तजब्बो रखता है कि आपको इतना पढ़ना है, सोचना है और समझना है। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दे रहा हूं। सबसे पहले ये कुछ क्वेश्चन टाइम मिलेगा आज के टाइम पे, क्योंकि थोड़ा शेड्यूल चेंज हुआ है, तो डोंट वरी, आप टेंशन मत लीजिए। इस टेंशन में आप लोग क्या होगे, डूब जाओगे, है ना। आप टेंशन नहीं लेना, ये सारी चीजें मैं कराऊंगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगी। देखो क्वेश्चन देखो प्रोडक्शन कैपेसिटी से, ये जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिर्फ सारे प्रोडक्शन कैपेसिटी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो ये सभी क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप डरिए मत, पढ़िए बस। तो ये अभी क्वेश्चन आपके लिए हो जाएगा होमवर्क। तो अपकमिंग क्लासेस में आपकी जो देखो जो क्लासेस चलती है ना, पहले मैं क्लासेस का रूल बता देता हूं। जो बच्चे इसको देख रहे हैं ना, तो बेटा क्लासेस जो चलती है, हमारी क्लासेस का जो शेड्यूल है यहां पे लगा देता हूं। जो हमारी क्लासेस चल रही है ना, गेट की क्लासेस, जो हमारी गेट की क्लासेस चल रही है, नीव बैच जो हमारा चल रहा है ना बच्चे, नीव बैच, तो ये टाइमिंग होती है आपकी 12 PM मंडे टू सैटरडे। तो अगर बाई चांस कोई क्लास रह गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मंडे टू सैटरडे हमारी ये सभी क्लासेस चलती है, दौड़ती है पटरी पे। तो अभी देखो ये सारी चीजें यहां पे चल रही है। तो 12 PM आप मुझसे मिलिए गेट नीव बैच में, जिसमें मैं आपको करा रहा हूं इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री को कैसे कंट्रोल है ना, इन्वेंट्री कंट्रोल जो गेट में आता है 5 to 7 मार्क्स का,
आप इस पे ध्यान दीजिए। 5 to 7 मार्क्स का आपका गेट में पूछा जा रहा है, तो आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, कतई ना लीजिए, मैं आपके साथ हूं। ये गारंटी है, ये गारंटी है कि मैं आपके साथ हूं, आप उसकी टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए। तो ये बन जाएगा आपका इन्वेंटरी कंट्रोल की कहानी। ठीक है, तो क्वेश्चंस तो ये आप होमवर्क कर लोगे। अब आके मैं बताने जा रहा हूं आपको मॉडल नंबर 3, क्योंकि मॉडल नंबर 4 होगा कल, तो अभी पढ़ लो मॉडल नंबर 3, और जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो करा रहा हूं उसी की हेल्प लेके फाइंड आउट कर लेना। नहीं तो मैं भी कराऊंगा, सीरीज लाऊंगा, जैसे 4-5 खत्म हो जाएगा उसके बाद क्वेश्चंस पे ही दौड़ेंगे, बिल्कुल डायरेक्टली क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस ही करेंगे। आप उसकी बिल्कुल भी कतई भी टेंशन मत लीजिए। दैट इज अ प्रोडक्शन कह लीजिए, या फिर आप कंजप्शन मॉडल कह लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए, आप जो भी बोलना चाहते हो वो बोल लीजिए। कंजप्शन मॉडल, करेक्ट ना? ये सारी चीजें आपको मिलेगी यहां पे। तो प्रोडक्शन हो रही है, देखो अब कोई बाइक है, आप कहते हो कि प्रोडक्शन हो रही है ना, बस उसी बात की बात कर रहा है यहां पे। ये कह रहा है कि सर प्रोडक्शन हो रहा है पर डे का, कंजप्शन कुछ हो रहा है। सपोज करो, एग्जांपल करो, आपने बाइक बनाई, बाइक की जो लिमिट है प्रोडक्शन है, बाइक का प्रोडक्शन है 1000 यूनिट, पर जो मार्केट में डिमांड है, आपने बना के रख ली है, पर जो डिमांड है मार्केट में, सपोज करो 800 यूनिट्स की डिमांड है, तो डिमांड्स तो ये है। या फिर आप डिमांड के साथ कह सकते हो कि ये कंजप्शन है। आप ये वर्ड मत लिखना बोलना, जो डिमांड है वही आपकी कंजप्शन अभी दिखाई दे रही है, फिर अलग जब बन के आएगा उसको अलग तरीके से कर लेंगे, है ना। तो कंजप्शन अभी आपकी ये चल रही है, तो डिमांड है तो वही कंजप्ट हो रही होगी, बात सिंपल सी है। तो कंपनी प्रोडक्शन बढ़ाने का काम कर रही है। कंपनी क्या कर रही है बेटा? प्रोडक्शन करने का काम कर रही है। तो कैसे करती है प्रोडक्शन? सिंपल से मैं आपको क्लियरिटी बताता हूं। अगर मैं इस ग्राफ की बात करता हूं, देखिए मेरे पास एक ग्राफ है, देखिए मेरे पास एक ग्राफ है, इस तरीके से एक ग्राफ मैंने बनाया हुआ है। सपोज करो आप मार्केट में न्यू आए और आपने पहले दिन लोड साइज ऑर्डर किया। सपोज करो आपने इतना आके लोड साइज को ऑर्डर किया, दिस इज अ क्यू, ठीक है। अब देखो आपकी क्या थी डिमांड, धीरे धीरे डाउन होती थी, है ना, ऐसे। ये आपकी डिमांड थी जो धीरे धीरे ऐसे आके जीरो पे मिल जाया करती थी, करेक्ट ना। जितना बढ़ा रहा हूं उतने पे ही ध्यान दीजिए, इतना मिलता था कि नहीं, कि हाँ सर इतनी डिमांड, और ये से जो हम शुरू में पढ़ते आ रहे हैं ना, फिर धीरे धीरे ऊपर जाती थी। अभी सुनना बड़े ध्यान से, ये आपका क्यू है। क्यू इज नथिंग एज लोड साइज। क्या है बेटा? ये आपका लोड साइज है, क्यू इज अ लोड साइज, पहली बात ये है। अब क्या है? ये आपकी ये डिमांड है। अब प्रोडक्शन क्या है? आपने जो लोड साइज मंगाया, तो प्रोडक्शन क्या होगा, यही क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रोडक्शन क्या होगा। तो प्रोडक्शन आपका जीरो से चलेगा और धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ यहां पे आके कट जाएगा ऐसे। ये आपका प्रोडक्शन हो गया, ये आपका P हो गया, P फॉर प्रोडक्शन। तो डिनोट रखना कि मैं P से प्रोडक्शन को डिनोट करूंगा। जितने बच्चे देख रहे हैं उसको इस बार ध्यान से सुनिए। तो मैं P को प्रोडक्शन कर दूंगा इस तरीके से, P से डिनोट किया, वो Q को अलग भूल जाइए, Q को अलग भूल जाइए, ठीक है। अब क्या हुआ कि सर आपने P किया। अब धीरे धीरे जब चीजें आगे बढ़ती है तो बढ़ने दो ना, आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रोडक्शन हो रहा है, कंजप्शन हो रही है। सपोज कैसे, आज प्रोडक्शन होके आया तो कंजप्शन भी तो होगी ना। सपोज करो आपको पता लगे कि डिमांड 800 यूनिट है पर डे की, सपोज करो, तो आप कुछ एक्स्ट्रा लेके चलोगे ना मार्केट में कि सर मैं 1000 लेके जाता हूं, तो प्रोडक्शन जितना लोड साइज है आप उसके हिसाब से आपने प्रोडक्शन कर दी, पर डिमांड तो कंजप्शन तो कम होगी ना धीरे धीरे। वो कंजप्शन कितनी कम होगी, तो वो कम का मैं साइन आपको यहां पे दिखाता हूं, कैसे कम होगी, इस ब्लैक वाले से, है ना। तो आप क्या करोगे बेटा, यहां पे जाओगे, इस तरीके से आगे बढ़ोगे, ये वाला। तो ये जो ब्लैक वाला शो कर रहा है वो प्रोडक्शन में से अगर मैं कंजप्शन रेट को घटा दूं, अगर मैं कंजप्शन रेट को माइनस कर दूं, तो यहां पे किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है क्या? बात को समझिए, P माइनस डी हो जाएगा ना, रोज प्रोडक्शन रोज खपत, रोज प्रोडक्शन रोज खपत। तो जो ये आपको यहां पे दिखाई दे रहा है दैट इज अ डिमांड, ये आपकी डिमांड है, या फिर आप कह लीजिए सर ये आपका कंजप्शन रेट है, जो ये इस तरीके से एरो दिखा रहा है। तो ये डी नोन एज डी। अरे सुनो, आपका प्रोडक्शन हुआ इतना, आप 1000 यूनिट पे पहुंच गए, ठीक है। अब धीरे धीरे साथ साथ पैरेलली में आपकी डिमांड भी तो है 800 की, तो आप क्या लिखोगे, P माइनस डी। फिर एक जगह पे आके प्रोडक्शन रुक जाएगी, जब आपका फिलअप हो जाएगा, गोदाम बिल्कुल भर जाएगा, गोदाम बिल्कुल भर गया है, तो धीरे धीरे कम होती चला जाएगा, तो ये आपकी डी आ गई। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस आपका चलता रहेगा। तो ये आपकी डिमांड हो गई। बस सिंपल सी चीज थी बेटा, इतना आपको समझना था। मुझे नहीं लगता है कि इसमें और कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को आएगी। देख लो,
ऐसी प्रॉब्लम तो आना भी मुश्किल है कि कोई इसको यहां पे समझ ना पाए। तो इस तरीके से आपकी ये चलता रहेगा और आप यहां पे ये लेगा, तो इस तरीके से सिंपल एक कॉन्सेप्ट है ये। तो ये क्या शो कर रहा है, ये वाली लाइन जो ये आपको यहां पे कट कर रही है, दिस ये क्या शो कर रही है आपको, ये शो कर रही है आपका लेवल। कौन सा लेवल बेटा, मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल, दैट इज नोन एज IM। तो IM इज नथिंग एज मैक्सिमम इन्वेंट्री। आप इसको क्या बोलोगे, ये आपका बन जाएगा मैक्सिमम इन्वेंट्री। मैं होप ये बात आपको समझ में आई होगी कि मैक्सिमम इन्वेंट्री क्या होती है। Q इज अ लोड साइज, IM इज अ मैक्सिमम इन्वेंट्री। प्रोडक्शन हुआ P, पर धीरे धीरे कंजप्शन भी तो हो रही होगी ना, तो क्या कंजप्शन होगी भाई, तो सर प्रोडक्शन हुआ उसमें से डिमांड हटा दो, तो धीरे धीरे क्या होगा, बचती हुई चीजें एक जगह पे आपका मैक्सिमम इन्वेंट्री आ जाएगा। दैट्स पॉइंट इज मैक्सिमम इन्वेंट्री। अगर P की बात करेंगे, दैट्स मीन इट इज नोन एज प्रोडक्शन रेट। ये क्या बन जाएगा आपका फॉर्मूला बेटा, प्रोडक्शन रेट का फॉर्मूला बन जाएगा प्रोडक्शन रेट। मैं होप इतनी बात आपको समझ में आई होगी। इस तरीके से चलता रहेगा। अब देख लो, अब आप खुद सोच लो कि क्या होगा। तो मैक्सिमम यार आप करो ना, मैक्सिमम इन्वेंट्री धीरे धीरे पहुंचती रहेगी, ठीक है। आपने लोड साइज मंगाया कि सर मुझे 1000 यूनिट चाहिए, तो प्रोडक्शन एक दिन में नहीं होता ना, प्रोडक्शन होता रहेगा, धीरे धीरे होता रहेगा। समझो कैसे भाई, आपने क्या किया, ये आपका शोरूम है, अब खुद बताइए, ये आपका शोरूम है, ये आपका बाइक का प्रोडक्शन हाउस है, दिस वन इज योर प्रोडक्शन हाउस। अब आपने बाइक की डिमांड मांगी, आपने 1200 यूनिट पर ईयर की डिमांड है, यूनिट पर एनुअल ईयर की डिमांड है। तो आप अगर इसका मैं मंथली निकालूं, डिवाइड बाई कर दो, तो 100 यूनिट पर मंथ की डिमांड है। अब ये बंदा कह रहा है कि भाई आपने इसको भेजी, यहां से चिट्ठी भेजी कि भाई आपके लिए ऑर्डर है, आपको 100 बाइकें बनानी है पर मंथ। क्या ये 100 बाइकें एक दिन में बना देगा? नहीं बनाएगा। अब ये क्या करेगा कि सर 25 बाइक पर डे बना देता है, 25 बाइक्स पर डे इसने बना दी, ये 25 इसको भेजेगा। तो फर्स्ट डे क्या होगा आपके पास, क्या मिलेगा आपको, सर 25 बाइक आई। और कंजप्शन रेट, अगर आप कंजप्शन रेट की बात कर रहे हो तो सपोज करो आपको 100 मालूम है, 4 दिन आपका ऑफिस बंद है, 25 दिन चलना है, सिंपल सी बात है। 25 बाइक भेजी, 4 बाइक आपकी रोज की खपत है, 4 बाइक्स कंजप्शन रेट, इसको लिख देता हूं मैं कंजप्शन रेट। अभी थोड़ी देर के लिए ना कंजप्शन रेट के बारे में लिख देता हूं। तो अगर आप इसको लिख दो 4 बाइक पर डे की कंजप्शन है, तो फर्स्ट डे के बाद आपके पास कितनी इन्वेंट्री बचेगी, फर्स्ट डे, आफ्टर फर्स्ट डे के बाद आपके पास कितनी अवेलेबल होगी, 25 दिन इसने दी, शाम को इवनिंग में भाई साहब ने भेज दी 25 बाइक। अब शोरूम क्या करता है, पर डे 4 बाइक को बेच देता है, तो आपके पास फर्स्ट डे के बाद कितनी बचेगी, 25 माइनस 4, सिंपल सी बात है, 21 बाइक्स आपके पास बचेगी। सिमिलरली अब सेकंड डे के बाद, आफ्टर सेकंड डे कितनी इन्वेंट्री आपके पास बचेगी, तो कितनी इन्वेंट्री आपके पास बचेगी, तो देखो 2 दिन चला, 25 25 50 हो गया, और 2 दिन की खपत कितनी होगी, 8, तो 42 हो गई। या फिर कैसे लिख सकते हैं हम लोग, सेकंड डे इंटू P माइनस D लगा लो, कंजप्शन रेट है ना D, इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं। डिमांड बोल लो, कंजप्शन रेट। जैसे आपको, अगर आपको यहाँ पे कैपिटल D लेना है, आपको डरने वाली कोई चीज नहीं, आप कैपिटल D से भी डिनोट कर सकते हो। अगर इस तरीके से आपको डर लग रहा है तो आप इन दोनों को किसी भी तरीके से लिख सकते हो, सबसे इजी। आफ्टर थर्ड डे के बाद क्या होगा, सर आपके पास कितनी बाइक पहुंच गई होगी, 75, और बेच, ये तो आपके पास आ गई है, ये बेची जा रही है, सेलिंग सेल हो रही है, 12 बाइकें आपने बेच दी, तो कितनी बची, 63। तो आप क्या लिख सकते हो, 3 इंटू P माइनस D, देख लीजिए, तो 21 इंटू 3। फोर्थ डे के बाद आपके पास टोटल बाइकें 4 दिन में मिल गई होगी 100, पर कंजप्शन कितनी हो गई होगी पर डे के हिसाब से 16, तो आप इसमें से घटाओगे 84, तो आप क्या लिख सकते हो सर कि 4 इंटू P माइनस D। अरे हाँ है ना, 84। अभी आपके पास ये क्या दिखा रहा है, दीज आर द रिमेनिंग, बताया ना, रिमेनिंग इन्वेंट्री रिमेनिंग है, ये दा आफ्टर फर्स्ट डे के बाद इन्वेंट्री कितनी बची। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, स्टॉक, स्टॉक आपके इन हैंड इतना है। अगर आप फिफ्थ डे के बाद आओगे तो आप खुद बताइए, आपके पास 100 बाइकें पर मंथ की तो आ चुकी है, पर मंथ की बाइकें आ चुकी है, तो 100 का तो 100 ऐसे लिख दोगे, माइनस अब खपत कितनी होगी फिफ्थ डे की, 20, तो कितना बचेगा, 80। तो आप इसको कैसे लिखोगे मेरे भाई, इसको लिखने का तरीका बताइए। सर लिखने का तरीका हो जाएगा 4 इंटू P माइनस 2D,
आप इसको सोल्व करिए, देखिए कैसे करेंगे। 21 हो गया, सपोज करो ये 21 हो गया, तो ये तो 25 हो गया, माइनस 4 दूनी 8। अरे एक बार देख लेते हैं ना, 25 और 8, 25 में से 8 गए 17 हो गए ना, 17 चौके नहीं बचेगा ना। ये 5th डे का पूछ रहा है ना ये भाई, तो 5th डे को इस तरीके से माइनस कर लो, और ये इरेजर लो ना भाई, छोटे वाली इरेजर। अब देखो इसको कैसे करेंगे, 25 माइनस 2, अरे 2 गुना हो गया ना, 2 गुना हो गया ना, 25 माइनस 2, अरे कैपिटल डी ले लो यार। आप भी यार कैसी कमाल करते हो, छोटी मोटी मिस्टेक्स को डी और इसको भी ले लो डी। तो भाई ये 25 माइनस 8, तो कितनी बची सर आपके पास, 80 बनानी है ना, सुनो 80, तो आपके पास सब बच गई सर 17। अब 17 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो 15, अब यार देखो ना, 25 माइनस 8, 17 मल्टीप्लाई बाई 5, 85 से ना, बट ये तो 5 से काम नहीं चल रहा, वही तो चीज है ना। अब देखो अगर आपने यहाँ पे 5 लिख दिया होता, सपोज करो आप इसको 5 लिख दो, आप इसको 5 लिख दो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना, होगी ना प्रॉब्लम। आप 5 नहीं लिख सकते रे भाई, 80 बच गई है। अब देखो 84 बच गई ये, तो यहां पे आपको मिलेगी मैक्सिमम इन्वेंट्री, दैट इज IM। ये पहला पॉइंट तो ये लिख लो, आपको इस पॉइंट पे मिलेगी मैक्सिमम इन्वेंट्री। इसी तरीके से चलता रहेगा। तो आप 5 नहीं लिख सकते, इसको आप 5 बिल्कुल भी नहीं लिख सकते, गलती से भी मत लिख देना। जैसे आप इसको माइनस करोगे सर, 25 माइनस 8, तो सर 17 हो गया। अरे 17 हो गया तो फिर क्या करें, अब आप फिर करोगे सर 5 कर लेते हैं सर, 5 कैसे करोगे सर, अभी तो क्या है ना 100 माइनस 20, तो 80 तो वो पहले ही बच रहा है, अब 80 बच रही है, तो 80 को कैसे लिखेंगे, ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहां पे ये प्रॉब्लम हो गई, इसको हटाओ। तो अगर आप इसको हटा रहे हो तो देखो आपको मैक्सिमम 6 डे बताओ, 6 डे कितना हो जाएगा सर, 80 बची हुई थी, 100 थी, अब कितनी जाएगी सर, 3 हो जाएगी। तो धीरे धीरे ये आपकी इन्वेंट्री कम होती हुई चली जाएगी 6 डे की। तो आपको मैक्सिमम किस पॉइंट पे मिल रही है मेरे लाल, आपको मैक्सिमम मिल रही है 4th डे के बाद, 4th डे के बाद आपको मैक्सिमम मिल रही है। आने कितनी यूनिट है, लोड साइज आपने बोल दिया है कि सर जो Q है, Q आपका 100 है, जो प्रोडक्शन है वो 25 बाइक का है। देखो आप लिख देना आपने, ये ज्यादा नहीं हो सकता, प्रोडक्शन तो दे दिया ना, लोड साइज को धीरे धीरे आता रहेगा। और जो आपकी डिमांड है, कंजप्शन है, वो 4 यूनिट पर डे है। तो आपसे पूछ लेगा मैक्सिमम इन्वेंट्री कब मिली, तो आप बोलोगे 4th डे के बाद। कौन से डे के बाद मेरे लाल, 4th डे के बाद। तो 4th डे के बाद आपको मैक्सिमम इन्वेंट्री मिली है। मैं होप इतनी बात क्लियरिटी के साथ आपको आ गई होगी, ठीक है। आप ये देखिए, आफ्टर 2nd डे, आफ्टर 3rd डे, 4th डे, ये 5th डे, तो 5th डे में आपको ये मिलेगी। तो कंजप्शन चलती रहेगी, तो आप यहां पे करोगे 100 माइनस 24, दैट इज 74। तो बेटा आपको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि 4P माइनस डी, ऐसा एग्जामिनर पूछ लेता है। तो अब आपको ये वाला ग्राफ जो मैंने समझाया है, मैक्सिमम इन्वेंट्री क्यों बन के आई, वो इसका एक एग्जाम्पल है। अरे आया कि नहीं आया समझ में, इस तरीके से चलना है चीजें। बस एक बार लोड साइज भेज दो, आपका काम चलता हुआ चला जाएगा। मैं होप ये वाली टर्म आपको समझ में आ गई होगी, बड़ी प्यारी टर्म है। आप पढ़िए, बस मैं कहता हूं कि आप पढ़िए जितना हो सकता है, फ्री में ले लो भाई, ले लो। आपके कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है ना, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट जब आएगा 3rd 4th ईयर में, एक सब्जेक्ट आएगा OR, ऑपरेशन रिसर्च, उसमें ये सारी चीजें पूछता है। और जब आपसे पूछेगा पहले ही चैप्टर होगा इन्वेंट्री कंट्रोल, भाई यही डेरिवेशन करके आनी है, आपको डेरिवेशन यही करके आनी है, करेक्ट। चलिए, अरे आप आ गया हो ना, क्वेश्चंस तो बाद में करेंगे, पहले ये करना जरूरी है। अब देखो ये क्या कह रहा है, सुनना बड़े ध्यान से, जो बातें बता रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो P पहुंच ही गया आपका, ये P पहुंच गया, ये आपका Q है, इधर आपका Q है, लोड ये यहां तक का, ये आपका P है। तो मैंने क्या बोला, धीरे धीरे इंटरनली वाला क्या होगा बेटा, ये वाला मैक्सिमम वाला, तो ये P माइनस डी ऐसे आएगा। अब आपने लोड साइज तो दे दिया है, पर आप हमेशा इन्वेंट्री कहां तक भरोगे, इस पॉइंट तक ही फिलअप करोगे। तो अब डायग्राम ये चलेगा ऐसे कि आप कहां तक पहुंचोगे बेटा, सिर्फ एक ही कंडीशन होगी, वो होगी आपकी यहां से यहां तक की, दैट इज IM। तो ये बन जाएगा आपका, तो दिस इज P माइनस डी। क्लियर ना, जो पॉइंट अभी हमने लिखा वही समझा दिया है। तो आपका इस तरीके से काम चलता हुआ चला जाएगा, दैट इज अ टाइम, और इधर आपकी आ जाएगी क्वांटिटी। मैं होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। IM क्या है, मैक्सिमम इन्वेंट्री हमने क्यों ली, उसका ये रीजन है।
उसका ये एक रीजन है। सपोज अगर आप हो अभी कभी कभी कुछ भी करोगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज समझा रहा हूं ना, देखो यहां से यहां तक का आपका कंप्लीट एक बनता है साइकिल टाइम, दिस इज नोन एज टी, साइकिल टाइम। बट अगर आप इसके सेंटर की बात करोगे तो आपके पास दो टाइम होंगे यहां पे। एक टाइम तो वो होगा T1, ये आपका T1 होगा, और इधर का वैल्यू होगी आपकी T2। क्यों रीजन होगा, देखो ये प्रोडक्शन के साथ कंजप्शन हो रही है, ये यहां पे कंजप्शन हो रही है विदाउट प्रोडक्शन, सिर्फ आपके पास मिल गया। देखो जैसे इस पॉइंट तक तो आपको मैक्सिमम मिलेगी, तो P माइनस डी वाली इक्वेशन चलती रही, P माइनस डी वाली इक्वेशन चलती रही। बट जैसे आप 5th डे पे पहुंचोगे, जैसे ही 5th डे पे पहुंचोगे, अब तो प्रोडक्शन खत्म हो चुका है ना, तो प्रोडक्शन के बाद इन्वेंट्री क्या होगी, ऑटोमेटिकली डाउन होगी। तो ये टाइम वो टाइम है जहां पे प्रोडक्शन नहीं चल रहा है, सिर्फ खपत हो रही है, कंजप्शन हो रही है। पर ये टाइम कौन सा है, ये वाला, यहां से यहां तक का ये वाला O से A तक का वो टाइम है, O से A तक का वो टाइम है जहां पे प्रोडक्शन के साथ साथ कंजप्शन हो रही है। यहां पे विदाउट प्रोडक्शन कंजप्शन हो रही है, प्रोडक्शन तो खत्म हो चुकी है, प्रोडक्शन तो खत्म हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। ये बात इतनी समझ में आ गई। तो आपकी प्रोडक्शन कितनी हो रही है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो खपत टाइम कितना लग रहा है। अगर मैं स्मॉल T1 की बात करता हूं, देखो स्मॉल T1 की बात की, तो स्मॉल T1 क्या होगा बताओ। अगर मैं स्मॉल T1 की बात करता हूं, दिखाई दे रहा है ना स्मॉल T1, ये रहा। तो T1 क्या होता है, टाइम क्या होती है बताओ, टाइम क्या होता है सर 1/n, 1/n क्या होता है सर Q/D। बट अभी यहां पे तो D नहीं है ना, ये T1 में तो D नहीं है, प्रोडक्शन हो रहा है सिर्फ। तो प्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब एक चीज है, ऊपर Q तो रहेगा, पर अभी डिमांड की जगह पे क्या आ जाएगा, आपका प्रोडक्शन आ जाएगा, ये वाला बन जाएगा। तो जो Q की वैल्यू होगी बेटा वो बन जाएगी PT1। बात समझ में आई ना। क्यों सर, T क्या होता है, T होता है Q/D, है ना, अरे टाइम, दो ऑर्डर के बीच का टाइम। बट दो ऑर्डर के बीच का टाइम तो यहाँ पे अलग है ना, T1, दो ऑर्डर के बीच का टाइम मैक्सिमम इन्वेंट्री पहुंचने का। तो T1 अगर मैं निकालूंगा तो T1 कौन सा है, जहां पे प्रोडक्शन हो रहा है। तो प्रोडक्शन हो रहा है, लोड साइज आपने मंगाया, तो प्रोडक्शन ये रहा, पीक से डिनोट किया हुआ है, देख लीजिए आप। अगर नहीं समझ में आया तो आप बताइए भाई। T1 में ये रहा T1, इस T1 में क्या हो रहा है, ये जो स्मॉल T1 जो आपको बताया, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि सर प्रोडक्शन हो रहा है ना। आपने ऑर्डर दे दिया प्रोडक्शन, बस डिमांड को रिप्लेस करके मैंने प्रोडक्शन कर दिया। अरे समझ में आई बात, ये बात है, ठीक है। अगर मैं दूसरे की बात करूं, ये वाला, ये T, अगर मैं इस T की बात करूं तो ये T क्या बन जाएगा सर, D। तो Q की वैल्यू यहां से क्या बन जाएगी बेटा, DT बन जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 2। अब बात समझ में आ गई। अरे भाई N नंबर ऑफ ऑर्डर्स क्या होता है, D/Q, और T क्या होता है, इसका प्रोपोर्शनल होता है Q/D होता है। ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स होता है, बता चुका हूं बार बार कि बेटा ये नंबर ऑफ ऑर्डर्स होते हैं। ये साइकिल टाइम है, गैप टाइम, दो सक्सेसिव ऑर्डर के बीच का गैप टाइम बोलते हैं इसको, T से डिनोट करता है। किससे डिनोट करता है, T से। तो ये दो अलग अलग इक्वेशंस है, और भी बताऊंगा, बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे चलती रहेगी। क्या इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बस मुझे इतना बता दो कि सर आई कि नहीं आई। मुझे इतना पता करना चाहिए आपसे। जितने बच्चे कमेंट देख रहे हैं वो बताओ जल्दी से, जितने बच्चे वीडियोस देख रहे हैं आप मुझे कमेंट कर दो कि सर समझ में आया कि नहीं आया। बस मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए आपसे, कुछ भी नहीं चाहिए। अब देखो ये IM है, इतना IM है, IM कितना है, IM बताओ, IM की वैल्यू क्या है, खुद सोचो IM क्या है सर, IM क्या है कि सब जो कंजप्शन हो रही होगी वही तो आपको शो कर रहा है। तो T1 को दूसरी लैंग्वेज में क्या लिख सकता हूं, अरे ये क्वेश्चन तो आपके लिए घर का है। अब देखो मैंने यहां पे पहले क्वेश्चन क्या लिखा, Q = PT1, दूसरा क्या लिखा, Q = मेरे लाल DT, ये मैंने यहां पे लिखा है DT। किसी को कोई परेशानी यहां तक, मुझे नहीं लगता ये परेशानी किसी बच्चे को होगी, ये लिखा। अब मैं IM की बात करता हूं, IM क्या बनेगा सर, प्रोडक्शन की बात करें, ये रहा प्रोडक्शन P-D। तो सर मैं लिख सकता हूं यहां से, मुझे पता लग रहा है, अगर मैं डिमांड की बात करता हूं, कंजप्शन रेट की बात करता हूं, या किसी की भी बात करता हूं, तो अगर मैं यहां से IM निकालूं तो IM मुझे एक चीज बता रहा है। वो IM क्या बता रहा है, सुनो देखो क्या बता रहा है। मैं IM से पहले एक चीज बताता हूं आपसे। IM ये रहा छोटा सा, देखो स्क्रीन पे ये रहा IM की बगल में P-D है। तो P-D कौन से टाइम में आ रहा है, T1 टाइम में आ रहा है। P-D किस में आ रहा है, इसमें आ रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं मेरे लाल कि सर P-D * T1 किस पीरियड में आ रहा है सर, IM पीरियड में आ रहा है।
तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 3। क्या इतनी बात समझ में आई? भाई देखो, अगर मुझे टी निकालना है, टी क्या होता है, फिर बोलो टी क्या होता है? सर Q बाई डी, कंजप्शन, यही तो कह रहे हो ना। Q क्या है यहाँ पे? अब Q कितनी टाइम के इंटरवल के लिए? इतना इंटरवल। तो ये T किस में कन्वर्ट हो गया? T1। Q किस में कन्वर्ट हो गया? जहां तक T1 पहुंच रहा है IM में कन्वर्ट हो गया। और इसके नीचे जो डिमांड है, वो डिमांड क्या है? सर प्रोडक्शन माइनस डी कर दो, ये आपका काम चल रहा है, P माइनस डी। वो मैंने काम कर दिया, चाहे आप इसको कैपिटल D लिख लो या स्मॉल d लिख लो, मैं आपको बता चुका हूं, बस आपको आना चाहिए कि क्या कह रहा है। तो इस तरीके से आप P माइनस डी भी लिख सकते हो, सिंपल सी टर्म में, बात खत्म। अगर मैं 2 की बात करता हूं, दूसरी इक्वेशन, चौथी इक्वेशन की बात करता हूं, चौथी इक्वेशन, अब सिर्फ कंजप्शन हो रहा है। कंजप्शन कौन से पीरियड में हो रहा है? इस पीरियड में हो रहा है। कंजप्शन सिर्फ इस वाली पीरियड में हो रहा है, ये वाली में। तो ये T2 है, सिर्फ D हो रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा यहां से कि सर जो T2 है वो IM डिवाइड बाई D हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं यहां पे IM निकालू दूसरी टर्म में तो बन जाएगा DT2, तो इक्वेशन नंबर बन जाएगी 4। इस तरीके से कंजप्ट बनता है। और T का फॉर्मूला देखो ये लिखा हुआ है, इसी T से ही सारा कन्वर्जन हो जाएगा, इसी T से ही सबका सब कन्वर्जन हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अगर आ गई होगी तो मुझे लगता है कि यार आपको अब क्वेश्चन निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता है। सीरियसली मैं रियली बता रहा हूं, आपको कोई नहीं रोक सकता। ये तो रफ वर्क है, इधर आप अगर लिखोगे दैट इज अ रफ वर्क, सिर्फ आपको समझाने के लिए है। आपकी कॉपी में लिखते हो ना आगे यूनिवर्सिटी एग्जाम याद, तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो डेरिवेशन करा लो, कोई नहीं कराता, इजी वाली करा के भाग जाता है, पर जो आपको अपने एग्जाम में लिख के आनी है वो कैसे करोगे? तो 1 एंड 3 करो आप, पहले 1 एंड 3 कर लेते हैं। तो क्या करें, डिवाइड कर दो। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 1 और 3 को, तो ये बचेगा IM डिवाइड बाई Q इक्वल टू, IM ऊपर लेके चले गए, P माइनस डी डिवाइड बाई P। तो T1 से T1 उड़ चुका है। तो दैट्स मीन अगर मैं यहां से IM निकालू, मैक्सिमम इन्वेंट्री पूछ लेगा, तो लगाना Q इंटू P माइनस डी अपॉन में P। अरे लिख सकते हो कि नहीं? इतना मैक्सिमम इन्वेंट्री, बस छोड़ दो, इतना छोड़ दो। तो आप बताओ सेटअप कॉस्ट। अब आपको पूछता हूं ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होती है? बच्चे ने लिखा D बाई Q C नोट। अब फिर से जो एक प्रॉब्लम हो जाएगी, मैंने बोला क्या है? होल्डिंग कॉस्ट। एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो हमारे जीवन में वो है होल्डिंग कॉस्ट, क्योंकि होल्डिंग कॉस्ट उसी के ऊपर लगती है जितना आपके पास माल अवेलेबल है। माल खत्म हो गया तो होल्डिंग कॉस्ट 0, समझ रहे हो? शॉर्टेज में अलग होता है, शॉर्टेज होगी तो 0। आपके पास माल खत्म हो गया, मेरे पास ये 2 चीज है, फोन है और ये कैल्सी है, और मेरी इसके पास शॉप है। जब तक एक एक चीज, इसका मैं पर डे का देता हूं 10 रुपए, इसका भी देता हूं 10 रुपए, तो मैं 10 रुपए पर ईयर होता है वैसे, है ना, ईयरली के हिसाब से चलते हैं, तो 10 रुपए पर ईयर देता हूं, तो मेरा जितना खत्म हो जाएगा हो गया। अगर उसके बाद मेरे पास कोई इन्वेंट्री ही नहीं है, 0 है, तो मैं होल्डिंग कॉस्ट 1 भी नहीं दूंगा। तो जो होल्डिंग कॉस्ट होती है आपको बता चुका हूं, वो लेते हैं हम लोग Q एवरेज मल्टीप्लाई बाई CH, समझा चुका हूं एक एक चीज। तो बेटा Q एवरेज कितना होता है? तो ट्रायंगल, आधे का ट्रायंगल, आधा ट्रायंगल, है ना। तो ट्रायंगल बनाना, तो हाफ, कौन सा हाफ? ये वाला हाफ, मल्टीप्लाई बाई एवरेज के साथ। देखो ये एवरेज लेना है, ये रहा एवरेज, इस एवरेज में क्या लिखा हुआ है? IM लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई बाई साइकिल टाइम T डिवाइड बाई T मल्टीप्लाई बाई CH। तो आपका बन गया जी IM डिवाइड बाई 2, दैट इज अ होल्डिंग कॉस्ट। बस अगर आपने इतना कर लिया है, ये होता है बेटा साइकिल एरिया अपॉन में साइकिल टाइम। मैं होप इतनी बात समझ में आ गई होगी। साइकिल एरिया अपॉन में साइकिल टाइम का फॉर्मूला बन जाता है। मैं होप ये क्लियरिटी एक एक बच्चों को रखनी है। जितने बच्चे इसको देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले उनको ये क्लियरिटी होनी चाहिए होल्डिंग कॉस्ट क्या है। तो हाफ इंटू IM, ये कंप्लीट T, अरे T1 प्लस T2 ले लेंगे ना, तो यही तो बचेगा, यहां से जाएगा मैक्सिमम तक आएगा, फिर नीचे जाएगा। तो भाई आप एक ये ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायंगल ले लो, हाफ इंटू ये समथिंग, बस इससे अच्छा और कुछ कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता। चलो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अगर मैं बात करता हूं TVC की, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, बताओ क्या होगी? सर D बाई Q, आप भी तो पढ़ाते आ रहे हो, IM डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई CH। यूनिवर्सिटी एग्जाम वाले जो बच्चे हैं ना, बेटा आंख खोल के कर लो इसको। गेट वाले जो बच्चे हैं, ESC मेंस के जो ये स्टूडेंट्स हैं, बेटा मैं ये कह रहा हूं कि कॉन्सेप्ट यहीं से बनेगा।
अगली बार यहीं से बन के आएगा, आप ये कहोगे सर क्या करा रहे हो, और मैं यही कहूंगा कि बेटा पढ़ लो, यही टाइम है। अब देखो पूछ क्या सकता है सर, यहां से ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ाया, आपसे ये पूछ लेगा मैक्सिमम इन्वेंट्री क्या होगी प्रोडक्शन के लिए, आप फंस जाओगे। अब देखो आईएम लिखा है, देखो आईएम आ गया, आईएम की वैल्यू बता दो क्या थी सर, Q डिवाइड बाई 2 तो अपने आप ही है, इंटू P माइनस डी अपॉन में P मल्टीप्लाई बाई CH। मैं होप इतनी बात समझ में आ गई। तो ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है, पूछने का आपसे बताइए जनरलाइज्ड इक्वेशन, जैसे आपका हीट ट्रांसफर में पूछता है कि जनरलाइज्ड इक्वेशन बताइए फॉर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, फॉर टोटल वेरिएबल कॉस्ट के लिए आप जनरलाइज्ड इक्वेशन बताइए, अब आपको बतानी पड़ेगी। अब कॉस्ट क्या करनी है आपको, मिनिमम करनी है, सिंपल सी बात है। मिनिमम कॉस्ट के लिए क्या करते हैं सर, डीवीसी, अरे टोटल वेरिएबल कॉस्ट किसके अंतर्गत सर, क्यू के, तो ये बन जाएगा 0। तो सिंपल सी बात है, इसको लिखिए 0 इक्वल टू क्यू के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो माइनस डी बाई 2 क्यू स्क्वायर इंटू सी नोट, प्लस में ये बन जाएगा पी माइनस डी अपॉन में 2p CH। सिंपल सी चीज है, एक दोनों को एक तरफ लेके आ जाइए, एक को इस तरफ Q नोट C नोट इक्वल टू P माइनस डी अपॉन में 2p CH। अब देखिए, अब यहीं पे ही सोल्व कर रहा हूं आपके सामने, दो को इधर ले जाइए, 2d सुंदर है ना, 2d, P को इधर लेके आ जाइए, C नोट इधर आ गया, डिवाइड बाई इधर क्या बचा आपका Q स्क्वायर, अब P माइनस डी को इधर लेके आ जाइए और मल्टीप्लाई कर दीजिए CH के साथ, तो माय डियर Q स्टार बन जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो देखो आप जो अब तक पढ़ रहे थे 2d C नोट बाई CH लिख दीजिए, मल्टीप्लाई बाई आप फॉर्मूला लगा दीजिए P अपॉन में P माइनस डी, ये बन गया आपका मॉडल नंबर 3। क्या बन गया बेटा आपका, मॉडल नंबर 3 बन के रेडी हो गया। आप देखिए मॉडल नंबर 3 रेडी हो गया, यही कॉन्सेप्ट में पूछता है, ऐसा ही कॉन्सेप्ट बनता है आपका EOQ का। तो आप बताइए अंडर रूट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी सी नोट बाई CH मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट ऑफ P अपॉन में P माइनस डी, इस तरीके से भी लिख सकते हो अगर बेसिक तरीके से आपको याद रखना है। इजी, देखो कितना इजीनेस फॉर्मूला बन गया, कोई नहीं बताएगा, कोई एक भी ये बता दे कि सर इतना इजी तरीके से बन गया, डेरिवेशन है करके आ जाओ। ये चीज आपको रिमेंबर रखनी है, लर्न कर लो, पढ़ लो, रट लो। मैं तो कहता हूं कि इस फॉर्मूले को तो रट लो, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है ये एग्जाम में। यूपीपीएससी में दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं बस, ये क्वेश्चन था। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी मेरे लाल, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी डी बाई क्यू सी नोट, प्लस में पीछे कितना था Q बाई 2 इंटू P माइनस डी अपॉन में P लिखा हुआ था और साथ में मल्टीप्लाई बाई कर दी CH की, किसकी मल्टीप्लाई करी थी, CH होल्डिंग कॉस्ट है। तो TVC मिनिमम है ना, मिनिमम निकालना था, तो TVC मिनिमम अगर आप चाहो तो DC नोट डिवाइड बाई अंडर रूट कर दो, Q का पूरा अंडर रूट, तो डी सी नोट सी एच, हाँ थोड़ा लेंथी हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई P अपॉन में P माइनस डी, प्लस में Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऊपर रख दो, अब जो भी रखना है रख दो, अंडर रूट ऑफ 2d सी नोट बाई सी एच मल्टीप्लाई बाई P अपॉन में P माइनस डी, इसको रब कर दो, है ना, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लाई बाई P माइनस डी डिवाइड बाई 2P मल्टीप्लाई बाई CH। इतना बड़ा फॉर्मूला बन के आ जाएगा। अब इतना बड़ा फॉर्मूला यार कौन याद रखेगा, तो अब क्या करें सर, इसको उठा के बाहर फेंक दो। हमें क्या पता है, हमें एक चीज पता है, भाग भाग के पता है, जो सर आपने 1000 बार चिल्ला के बोली है कि एट EOQ पे जो टर्म होगी वो होती है आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट इक्वल टू होल्डिंग कॉस्ट होती है। बस ये मुझे पता थी, और जब से आप बोल रहे हो ये ऑर्डरिंग कॉस्ट है और ये होल्डिंग कॉस्ट है, बस मेरे लिए इससे बड़ी खुशखबरी वाली कोई बात थी ही नहीं। मुझे तो ये काम करना था, इसको सोल्व करने थे, तो सोल्व कर लो आराम से। जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो टीवीसी की सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी। वो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, जैसे आपने पढ़ा था फर्स्ट मॉडल, मॉडल नंबर 1 में क्या था बेटा, मॉडल 1 में कि सर जो टीवीसी था उसका फॉर्मूला था अंडर रूट ऑफ 2d सी नोट मल्टीप्लाई बाई CH, था कि नहीं, तो अंडर रूट लगा देते, तो 2d सी नोट CH मल्टीप्लाई बाई, आपको यही काम करना है, इनटू
P माइनस डी अपॉन में P। सर ये तो मॉडल नंबर 1 हो गया, वही बता रहा हूं, ये मॉडल नंबर 1 हो गया। इसके साथ जो आपका निकला इसको उल्टा कर दो, इसको रिवर्स कर दो। देखो अगर ये CH ऊपर आता है तो 1/CH ऊपर आ गया, तो इसका भी 1/CH ये उल्टा कर दो, 1/P कर दो, 1 ये, तो जैसे ही करोगे तो ये P माइनस डी ऊपर आ जाएगा, ये P माइनस डी उल्टा कर दो ऊपर आ जाएगा, P नीचे चला जाएगा। तो ये आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन सबसे इजी चैप्टर बन के आता है। अरे समझ में आ गई आपको कि ये प्रोडक्शन है आपका, ये आपका प्रोडक्शन है। तो प्रोडक्शन मॉडल बोल लीजिए इसको, दिस इज योर प्रोडक्शन मॉडल। इस तरीके से चर्चा करेंगे तो चर्चा में भाग लो, इस तरीके से कॉन्सेप्ट निकलता है। तो बोला ना प्रोडक्शन मॉडल आएगा, धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा आगे। तो बेटा इस तरीके से कॉन्सेप्ट बनता है। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जामिनर हो या एग्जाम देने वाले हो तो आपसे पूछ लेगा मैक्सिमम इन्वेंट्री बताइए प्रोडक्शन के केस में, तो आप इसको एक इंपॉर्टेंट नोट मान लीजिए, ये आपका नोट बन के आ गया। इसके अलावा इजी तरीके भी बहुत है, ऐसी बात नहीं है, पर अगर आप इससे करोगे तो ये आपके नोट है, लर्न कर लो और ये इंपॉर्टेंट। तो सभी फॉर्मूले प्लीज याद कर लीजिए। इसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन कराता हूं जो अभी आपसे रिसेंटली पूछा गया है, ये रहा। इस क्वेश्चन को करके बताइए, रिसेंटली अभी पूछा है बस ये। अभी ये गेट का क्वेश्चन भी है, गेट का क्वेश्चन भी है ये, एंड यूपीपीएससी 2021 लिख देता हूं 29/5/2022 को क्वेश्चन पूछा हुआ है 3 मार्क्स का, गेट में 2 मार्क्स का। अब आप ये देख लीजिए 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का आपका पूछा हुआ है। तो आप लोग इस पे करिए काम और एक मुझे उस क्वेश्चन को सोल्व करके बताइए। चलो मैं जब तक आपके डाउट्स है, जो आपकी क्वेरीज आ रही है उसको सोल्व करता हूं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स कर दे, अभी कमेंट कर दो बेटा, बिल्कुल कमेंट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कॉन्सेप्ट था, रटा होना चाहिए, बोल रहा हूं ना, प्रोडक्शन बोला है, प्रोडक्शन रन। अभी हमने फॉर्मूला लगाया है Q इक्वल टू, लिख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती बेटा, मुझे तो पढ़ाने में मजा आता है। 2D/CH मल्टीप्लाई बाई ऊपर क्या था सर पता नहीं, तो P अपॉन में P माइनस डी था, याद कर लो P अपॉन में P माइनस डी। अगर किसी को नहीं है तो भाई ये रहा P अपॉन में P माइनस डी, दिखा दिया, ठीक है। अब देखो क्या कहता है, सपोज करो, देखो मैं सीधा यहां पे लिख रहा हूं, प्रोडक्शन हो रहा है 1200 का, तो मल्टीप्लाई बाई 12,000 का प्रोडक्शन हो रहा है आपका, डिवाइड बाई, अब देखो पर डे, वर्डिंग पे ध्यान देना, पर डे, ठीक है। ए मैन्युफैक्चर रिसीव एन ऑर्डर ऑफ 8,000 बियरिंग, तो 8,000 क्या हो जाएगा, ये P है ना, ये P है, 12,000 माइनस 8,000 का ये आपका ऑर्डर हो गया। 2 मल्टीप्लाई बाई 8,000 मल्टीप्लाई बाई, सुनते रहना, फ्रॉम आ कस्टमर कॉस्टिंग ऑफ होल्डिंग बियरिंग, तो CH की जो वैल्यू है मेरे लाल वो कह रहा है कि 0.20 पर मंथ है। अब ये प्रॉब्लम है यहां पे, ये डेज में, ये मंथ में। सेटअप कॉस्ट पर प्रोडक्शन 500 है, ठीक है, डिवाइड बाई कर लो नीचे 12 महीने का, 20 रुपए 12 महीने का, तो मैं इसको 12 कर देता हूं, तो 0.2 पर मंथ, पर मंथ को 12 महीने में कन्वर्ट कर दो, ये हो गया। कहता है कि वर्किंग 300 दे, तो आपको जो डिमांड है, मैंने बोला था कि डिमांड की जो यूनिट होगी, जो डिमांड की यूनिट होगी वो सेम होगी CH की भी, मतलब अगर ये ईयर में होगा तो ये भी ईयर में होगा, पर ये तो यहां पे डेज में गिवन है, इसका मतलब इसको ईयर में कन्वर्ट कर देते हैं। और कहता है कि 300 वर्किंग दिन है, तो 300 वर्किंग दिन लिख लो, यहां पे 300 ही आएगा बेटा, 300 बोला है, 365 नहीं बोला। अगर गिवन नहीं होता 300 वर्किंग डेज तो आपको यूज करना था 365। कहता है कि साल में इतना ही काम चलता है 300 दिन, बस इसको सोल्व करते आपका आंसर आपके पास होता। अब 8,000 मल्टीप्लाई बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 3,000 मल्टीप्लाई बाई, इसको P माइनस डी को सोल्व करोगे तो ये 3 आएगा, है ना, डिवाइड बाई 0.20 डिवाइड बाई 12 और अंडर रूट करोगे तो समथिंग कुछ आएगा। इसको एक बार आप सोल्व करिए, डिवाइड बाई 300 वर्किंग डेज, एक बार सोल्व करो, एक बार मेरे कहने से इसको सोल्व कर लीजिए, जितने बच्चे इसको देख रहे हैं वो सोल्व करिए एक बार। बिल्कुल बिल्कुल बेटा ऐसे ही होगा कि 2 मल्टीप्लाई बाई 8,000 मल्टीप्लाई बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 3,000 मल्टीप्लाई बाई 4,000 नीचे हो जाएगा, ऊपर कट के 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, डिवाइड बाई 0.20 और डिवाइड बाई 12 और डिवाइड बाई अगर करो सोल्व
3 1 आ गया। बोलो क्यू स्टार यूनिट। अरे बेटा बोलो ना कितना आ रहा है ये क्यू स्टार की वैल्यू बोल दो ना एक बार कितनी आ रही है। आप भी हद कर रहे हो यार, बार बार कैलकुलेशन करा रहे हो। 500 मल्टीप्लाई बाई 300, सेटअप कॉस्ट इतनी है ना, मल्टीप्लाई बाई 4 से काटेंगे तो 3 आ जाएगा, डिवाइड बाई 0.20, डिवाइड बाई 12 कर दो और अंडर रूट में ले आओ। तो अंडर रूट में क्यू की वैल्यू आ गई 5472.25 यूनिट्स आ गई। अरे आगे की नहीं आ गई, खुद बताइए, ये आ गई। अब कहता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रोडक्शन रन, प्रोडक्शन को रन करने के लिए क्या फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, प्रोडक्शन को मेंटेन करने के लिए क्या फ्रीक्वेंसी होनी जरूरी है। तो आप बताओ फ्रीक्वेंसी को क्या लिखेंगे। टाइम, आंसर देखो टाइम में पूछा हुआ है, तो टाइम क्या होता है बेटा, टाइम होता है 1/n इक्वल टू Q बाई डी लिखते हैं हम लोग। कितना लिखते हैं, Q बाई डी। तो प्रोडक्शन को रन करने के लिए कितना जरूरत है बेटा, 54772 डिवाइड बाई 25 डिवाइड बाई 8000 यूनिट पर आपकी है। तो अगर मैं डिवाइड बाई कर दूं 8000 तो ये आ जाएगा आपका आंसर समथिंग 6.8 डेज में। तो अगर ये डेज में है ना पर डे, तो ये भी तो यूनिट है ना, यूनिट पर डे, तो 6.8 डेज आ जाएगा। तो प्रोडक्शन को रन तो डिमांड के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो आप देखिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रोडक्शन रन शुड बी, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, आपकी डिमांड कब फुलफिल होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट में पूछा है। बस जब हमारी फुलफिल होगी तभी काम बन जाएगा। तो फुलफिल कब होगी, जब हमें टाइम मिलेगा। 6.8 डेज इज द करेक्ट आंसर। ये आपका बना है यूपीपीएससी में, अभी मैंने बता चुका हूं कि कुछ दिन पहले ही बन के तैयार हुआ है। क्या इतनी बात समझ में आई। मैन्युफैक्चर कैन प्रोड्यूस 12,000 बेयरिंग पर डे। तो ऐसी ऐसी चीजें आपको मिलेगी। क्या होगा, ऐसी ऐसी चीजें आपको मिलने वाली है, आप टेंशन ना लीजिए, बिल्कुल टेंशन बिल्कुल ना लीजिए। तो 6.8 तो इस तरीके से प्रॉब्लम करता है। तो आपको यूनिट, फिर बोल रहा हूं यूनिट कन्वर्जन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा यूनिट के साथ जुड़िए और जितना हो सकता है पढ़िए। और ये देखिए सारे क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे गिवन है, इनको सोल्व करना, आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगी। जितना जल्दी हो सकता है पीडीएफ में दिलवाने की कोशिश करता हूं, आपको सेंड हो जाएगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले आज क्लास इतनी करते हैं, मॉडल नंबर 4 कल करेंगे। तो हमें कांटेक्ट करिए, जो ये नीचे गिवन नंबर है, कांटेक्ट अस फॉर दी। तो आपको क्या करना है, विजिट करना है हमारी वेबसाइट पे, कांटेक्ट करना है इस पे, मेल करना है यहाँ पे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप हमसे यहाँ पे जुड़ सकते हो। इसके अलावा आपका जो हमारा टेलीग्राम है गेट के लिए, टेलीग्राम और यूट्यूब एज वेल एज, ये सभी लिंक आपको गिवन है। तो अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपको इस चैनल पे जाके गेट की तैयारी, टेलीग्राम चैनल एज वेल एज यूट्यूब चैनल पे आप हमें जाके ज्वाइन कर लीजिए। तो जितना जल्दी ज्वाइन करोगे उतना आपके लिए फायदेमंद चीजें रहने वाली है। तो गेट की तैयारी के साथ आप हमसे जुड़े रहिए। तो मैं आज ही आपसे विदा लेता हूं, फिर मैं कल मिलूंगा टुमारो 12 PM पे कल मेरी क्लास होगी, जिसमें मैं पढ़ाऊंगा आपको मॉडल नंबर 4। तो माय डियर मॉडल नंबर 4 के लिए तैयार रहिए। अब एक बच्चे का डाउट आया, सर दिन में एक ही क्वेश्चन, नहीं बेटा, मॉडल नंबर 4 कंप्लीट हो जाने दो, उसके बाद क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे। एक बार मॉडल नंबर 3 कंप्लीट हो जाने दो 4, तो 4 के बाद हम क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस लगाएंगे, अनगिनत क्वेश्चंस लगाएंगे, ये प्रॉमिस है। तो क्वेश्चंस तो जाने ही है, आप टेंशन ना लीजिए, क्वेश्चंस तो जाए नहीं है। और जो भी डाउट हो प्लीज कमेंट कर देना, हमें कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर दो जितने भी आपके डाउट्स हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी चैनल को लिंक करना है, ज्वाइन करना है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, आप सभी लोगों को पता है, उस डिस्क्रिप्शन में चले जाइए और जाके क्लिक कर लीजिए, आप डायरेक्टली ज्वाइन हो जाओगे। तो मैं मुझे लगता है आज की क्लास आपको बड़ी अच्छी लगी होगी। फिर मिलूंगा कल मैं 12 PM। तो 4th मॉडल होगा आपका शॉर्टेज मॉडल। तो मॉडल नेम इज शॉर्टेज मॉडल, इसके साथ मिलेंगे। तब तक आप लोग पढ़िए बढ़िए, फिर मैं मिलता हूं। थैंक यू सो मच। और जो भी डाउट हो कमेंट कर लो, या फिर जो ये गिवन नंबर है उन गिवन नंबर पे जाके कॉल कर लीजिए। चलिए बेटा आज की क्लास को यहीं करते हैं ओवर, और जो भी डाउट है पूछते रहना। थैंक यू।